रामचंद्र बाबू के दो बच्चे थे, बेटा नीरज और बेटी रिनी। रिनी नीरज से बड़ी है। वो एमबीए करके नौकरी कर रही है। फिलहाल करीब 3 लाख रुपए सालाना का पैकेज है। दिखने में साधारण रंग रूप की है। नीरज बीटेक करके 3 महीने से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। रामचंद्र बाबू रिनी की शादी को लेकर बेहद परेशान हैं। दरअसल शादी के बाद उनके बच्चे देर से पैदा हुए थे। पढ़ाई, नौकरी और करियर के कारण पहले तो रिनी ही शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब राजी हुई तब उसकी उम्र 28 साल थी। देखते ही देखते समय बीतता गया और रिनी अब 30 साल की हो गई, लेकिन शादी तय नहीं हो पाई। नाते रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कह रखा था, अखबारों में भी विज्ञापन दिया था, मैट्रिमोनियम साइट्स पर भी प्रोफाइल डाल रखा था। अब जब अखबार ने उनका विज्ञापन 30+ वाली श्रेणी में रखा तब उन्हें लगा कि वाकई देर हो गई है। वे काफ़ी परेशान हो गए। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने बड़े भाई जैसे दोस्त रामचंद्र बाबू से मिलने जाऊं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। दरअसल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यही सबसे बड़ी समस्या है। सभी के पास समय की कमी है। हालांकि 15-20 किलोमीटर की दूरी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती और मेट्रो ने तो दूरी को और भी आसान बना दिया है। लोगों का आना जाना आसान लगने लगा है। मैंने सोचा कल रविवार है, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो रामचंद्र बाबू से मिलने ही है। किसी के घर जाने से पहले फ़ोन कर लेना सही शिष्टाचार माना जाता है और सुविधा भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर पहुँचे और पता चले कि साहब सपरिवार कहीं बाहर गए हैं। उस समय आप फ़ोन करेंगे तो मालूम होगा कि वे इंडिया गेट पर हैं। ऐसे में मूड तो ख़राब ही होता है, पूरा दिन भी बेकार जाता है। मैंने और देर न करते हुए फ़ोन निकालकर रामचंद्र बाबू को कॉल किया। रामचंद्र बाबू घर पर ही थे। दरअसल वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। वे रिटायर हो चुके थे। उन्होंने 45 साल की उम्र में बीआरएस ले लिया था। अब 50 के हो चुके थे। हेलो रामचंद्र बाबू, मैं पंकज बोल रहा हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, उधर से आवाज़ आई। काफ़ी दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो पंकज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे क्या होना है, बढ़िया हूँ। अभी तुम कहाँ हो? अभी तो ऑफिस में ही हूँ। कल क्या कर रहे हैं आप? कहीं जाना तो नहीं है? जाना तो है, पर सुबह जाऊँगा। 10-11 बजे तक वापस आ जाऊँगा। क्यों, तुम आ रहे हो क्या? हाँ भाई साहब, बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए। तो आ जाओ भाई, मैं बाद में चला जाऊँगा या नहीं ही जाऊँगा। ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो लंच के बाद ही आ पाऊँगा। आप आराम से जाइए। वैसे जाना कहाँ है आपको? वही रिनी के लिए लड़का देखने। नारायणा में बात चल रही थी, मैं तुम्हें बताया तो था। वो लोग फ़ोन पर साफ बात नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं। इसलिए सोचता हूँ कि एक बार हो ही आऊँ। ठीक है, हो आइए, पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ बात बनेगी। वो लोग मुझे ज़रा घमंडी लग रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। कल फाइनल कर ही लेता हूँ। फिर तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, वो तो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। हाँ भाई साहब, यही ठीक रहेगा। भाभी जी कैसी हैं? उनका घुटने का दर्द अब कैसा है? ठीक ही है। डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई है वो करे तब ना। और नीरज आया था क्या? अरे हाँ, आजकल आया हुआ है। एकदम ठीक है। तुम्हारे बारे में आज ही पूछ रहा था। है, तुम कितने बजे आ जाओगे? मैं 4 बजे के करीब आ जाऊंगा। ठीक है, साथ ही में चाय पियेंगे, फिर खाना भी खाकर जाना। भाई साहब, रिनी की कहीं और भी बात चल रही है क्या? देखते रहना, एक के भरोसे तो नहीं बैठे रहा जा सकता है। चल रही है ना? कल आओगे तो बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है, तो कल पहुंचता हूँ। फ़ोन रखता हूँ, बाय। मोबाइल फ़ोन का यही चलन है, बस बाय कहा और बात खत्म। मैं जब उनके यहाँ पहुँचा तो 4 ही बजे थे। रामचंद्र बाबू घर पर ही थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया
उनके चेहरे पर चमक थी। मुझे लगा कि रिनी की शादी की बात कहीं बन गई है। क्या हाल है भाई साहब? मैंने सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाल बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। रिनी की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी क्या? हाँ, चल तो रही है। देखो, सब कुछ ठीक रहा तो शायद जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। अरे वाह भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नारायणा वाले तो अच्छे लोग निकले। नारायणा वाले नहीं, वे लोग तो अभी भी टाल रहे हैं पंकज। मैं गया था तो बोले कि 2-3 हफ्ते में ही बताएंगे। फिर कहाँ की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? रामचंद्र बाबू खिसक कर मेरे नज़दीक आ गए। बड़ा बढ़िया प्रपोजल है, इंटरनेट से संपर्क हुआ है। इंटरनेट से? वो कैसे भाई साहब? मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ पंकज। इंटरनेट पर मैट्रिमोनियल की बहुत सी साइट्स हैं। वे लड़के और लड़कियों की सारी डिटेल रखते हैं। उन पर अकाउंट बनाना आसान होता है। मैंने रिनी का अकाउंट बनाया था तो उन लोगों ने रिनी की प्रोफाइल देखकर उसे पसंद कर लिया है। मुंबई के बड़े लोग हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया था। लड़का काम क्या करता है भाई साहब? मैंने पूछा तो वो बोले, लड़का एमटेक है, आईआईटी मुंबई से, जेट एयरवेज में चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस है। 22 लाख रुपए सालाना का पैकेज है। तुम तो उसका फोटो देखते ही उससे पसंद कर लोगे। एकदम फिल्मी हीरो या मॉडल लगता है। अकेला लड़का है, कोई बहन भी नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके पिता क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। मुंबई में 2 फैक्ट्रियां हैं उनकी। 2 फैक्ट्रियां? फिर तो बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत बड़े कहने लगे, इतना कुछ है उनके पास कि संभालना मुश्किल हो रहा है। लड़के का मन बिजनेस में नहीं है, नहीं तो उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे थे बिजनेस तो रिनी भी संभाल सकती है। एमबीए जो है। घर में 2-3 गाड़ियां हैं। रामचंद्र बाबू खुशी के रामचंद्र बाबू खुशी में कहे जा रहे थे। इसका मतलब है कि आपकी बात हो चुकी है उन लोगों से। बात तो लगभग रोज ही होती है पंकज। एक्सेप्ट करने के लिए बाद साइट वाले कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। लड़के के पिता जितेंद्र जी कहने लगे कि जब से आपसे बात हुई है, दिन में एक बार बात किए बिना चैन ही नहीं मिलता। कई बार तो रात के 12 बजे भी उनका फ़ोन आ जाता है। बहुत बिजी आदमी है ना। कुछ लेन देन की बात हुई क्या? क्या भाई साहब? मेरे पूछने पर रामचंद्र बाबू बोले, मैंने इशारे से पूछा था। कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, न सोना न रुपए न कपड़ा, बस एकदम शादी होनी चाहिए शादी। बाकी वे लोग बाद में किसी होटल में पार्टी करेंगे। उन्होंने बताया तो था मुझे होटल का नाम, पर अभी मुझे होटल का नाम याद नहीं आ रहा है। कोई बड़ा होटल है। घर में और कौन कौन है भाई साहब? बस माँ है और कोई नहीं है। नौकरों चाकरों की तो समझो फौज है। आपने रिश्तेदारी तो पता की ही होगी भाई साहब। कोई काम और रिश्तेदारी पता चली है क्या? मैंने पूछा था उन लोगों से, पर दिल्ली में उनका कोई नहीं है। मुंबई में भी सभी दोस्त और जान पहचान वाले ही हैं। वैसे बात तो वे सही ही कह रहे हैं। अब हमारी ही कौन सी रिश्तेदारियां बची हैं? एक आध को छोड़ दो तो सबसे रिश्ते खत्म ही हैं। मेरे बाद नीरज और रीना क्या रिश्तेदारियां निभाएंगे? भला खत्म ही समझो। चलिए ठीक ही है भाई साहब, बात आगे बढ़े तो। वैसे मुझे कुछ समय में नहीं आ रहा है शादी ब्याह का मामला। कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती हैं। तो है ही पंकज, मैं सावधान तो हूँ ही, पर सावधानी के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता कैसे छोड़ दूँ? जीने की उम्र तो तुम देख ही रहे हो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था भाई साहब। फिर भी जितना हो सके लड़के वालों का बैकग्राउंड तो पता कर ही लेना चाहिए। वो तो करूँगा ही भाई। रात को खाना खाकर मैं वापस अपने घर चला गया। सब कुछ तो ठीक था, पर एक बात थी जो अजीब लग रही थी मुझे। आखिर उन लोगों को रिनी में ऐसी कौन सी खासियत नज़र आ गई थी जो वे शादी के लिए एकदम तैयार हो गए। बहरहाल शादी ब्याह को जहाँ होना है वहीं होगा। फिर भी चलते चलते रामचंद्र बाबू ने इतना कह ही दिया कि आप एक बार मुंबई जाकर उनका परिवार, फैक्ट्रियाँ वगैरह देख आइए। कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी।
उन्होंने मुझसे जाने का वादा किया। अगले शनिवार रामचंद्र बाबू का मेरे पास फ़ोन आया। अरे कहाँ हो भाई पंकज, क्या हाल है? मुझे उनका स्वर कुछ उत्तेजित सा लग रहा था। मैं घर पर ही हूँ। क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा तो वे बोले हाँ सब ठीक है। कल का कोई प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। पर हुआ क्या? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना आपकी? तबीयत तो ठीक है। अरे वो रिनी वाला रिश्ता है ना, वही लोग कल आ रहे हैं। आ रहे हैं पर क्यों? अरे लड़की देखने भाई। सब ठीक है रहा तो कल ही कोई रस्म भी कर देंगे। ज़रा विस्तार से बताइए भाई साहब। पर रुकिए, क्या आप मुंबई हो आए? उनका घर परिवार देखा है क्या? अरे कहाँ, मैं बताता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद उनका फ़ोन आ गया था। काफ़ी बातें होती रहीं। पॉलिटिक्स पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। बड़े बिजनेसमैन हैं, दो दो फैक्ट्रियां हैं। पॉलिटिक्स पर नज़र तो रखनी ही पड़ती है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपना पूरा पता बता दीजिए, मैं कल मिलना चाहता हूँ। तो वे कहने लगे कि आप क्यों परेशान होते हैं, लेकिन आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। बल्ले में किसी से भी स्टील फैक्ट्री वाले जीतन जी पूछ लीजिएगा, घर तक पहुंचा जाएगा। कहने लगे कि फ्लाइट बता दीजिए, ड्राइवर एयरपोर्ट से ले लेगा। बहुत बढ़िया, मेरे कहने पर रामचंद्र बाबू बोले। तब मैंने कहा कि हवाई जहाज़ से नहीं, मैं तो ट्रेन से आऊँगा। तो बोले कि टाइम बता दीजिए, ड्राइवर स्टेशन से ही ले लेगा। बल्कि वे तो जिद करने लगे कि हवाई जहाज़ का टिकट भेज देता हूँ, 2 घंटे में पहुँचा देगा। मैंने किसी तरह उन्हें मना किया। फिर फिर क्या, मैं रिजर्वेशन ही देखता रह गया और कल सुबह सुबह ही उनका फ़ोन आ गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया कि वे 15 दिनों के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। वहाँ उनका माल एक्सपोर्ट होता है ना। पत्नी भी साथ जा रही है। पत्नी की राय से ही उन्होंने फ़ोन किया था कि उनकी पत्नी का कहना है कि जाने से पहले लड़की देख लें और सब कुछ ठीक लगा तो कोई भी रस्म कर देंगे। सो बोले हम इतवार को आ रहे हैं। बड़ी जल्दी जल्दी का प्रोग्राम बन रहा है। क्या लड़का भी साथ में आ रहा है भाई साहब? ये लो, लड़का नहीं आएगा भला? बहुत बिजी था, पर जितेंद्र ने कहा कि आपने भी तो नहीं देखा है हमारा बेटा। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें, बात कर लें, तभी तो हमारा काम शुरू होगा ना। ये तो ठीक बात है, पर आप ठहराएंगे कहाँ उन्हें? मैं जानता था कि रामचंद्र बाबू का मकान बस साधारण सा ही है। एसी भी नहीं है, सिर्फ कूलर है। ठहरेंगे नहीं, उसी दिन लौट जाएंगे। पर आएंगे तो एयरपोर्ट पर ही ना। नहीं भाई, बड़े लोग हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि जब जा ही रहे हैं तो लुधियाना में अपने भाई के यहाँ भी हो लेंगे। उनका प्रोग्राम है कि वे आज ही फ्लाइट से लुधियाना आ जाएंगे। उनका ड्राइवर भी गाड़ी लेकर लुधियाना आ जाएगा। फिर कल सुबह 8 बजे घर से निकलकर 11 बजे तक वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और लड़की देखकर लुधियाना वापस लौट जाएंगे। वहीं से मुंबई की फ़्लाइट पकड़ेंगे और ड्राइवर गाड़ी वापस मुंबई ले जाएगा। बड़ा अजीब प्रोग्राम है उनके साले के पास। गाड़ी नहीं है क्या, जो मुंबई से ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा? उसकी भी तो लुधियाना में फैक्ट्री है। बड़े लोग हैं भाई, क्या मालूम अपनी ही गाड़ी से चलते हैं। हाँ क्या मालूम, लेकिन आप ज़रा घर ठीक से डेकोरेट कर लीजिए। अरे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई, मेरा घर उनके स्तर का नहीं है। होटल रेडसी में 8 लोगों का लंच बुक कर लिया है। मैंने पहला इम्प्रेशन ठीक होना चाहिए ना। चलिए, यह आपने अच्छा किया। और कि नीरज ही है कि ना, कोई कमी हुई तो वो देख लेगा। वो तो है, पर भाई तुम भी आ जाना, बड़े लोग हैं। तुम ठीक से बातचीत संभाल लोगे। मैं क्या बात कर पाऊँगा? तुम रहोगे तो मुझे सहारा रहेगा। तुम 10:30 बजे तक होटल रेडिसन आ जाना, हम वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा भाई साहब, आप निश्चित रहिए। मैंने कह तो दिया, पर सारी बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने मन ही मन तय किया कि रामचंद्र बाबू से कहूँगा कि कल कोई रस्म न करें, जरा रुक कर करें, और हो सके तो मुंबई जाकर सारी जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ से लौटकर ही करें। मैं घर से सुबह 10 बजे ही होटल रेडिसन के लिए निकल गया। आधा घंटा तो लग ही जाना था।
आधे रास्ते में ही था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। नंबर रामचंद्र बाबू का ही था। क्या हुआ रामचंद्र बाबू? मैं रास्ते में हूँ, बस अभी पहुँच रहा हूँ। अरे जल्दी जाओ भैया, गजब हो गया। गजब हो गया? क्या हो गया? तुम आओ तो सही, लेकिन ज़रा जल्दी आओ। मैं 10 मिनट में रेडसन पहुँच जाऊँगा भाई साहब। रेडसन नहीं, रेडसन नहीं, घर आओ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं घर ही पहुँचता हूँ, पर आप घबराइए नहीं। अगले स्टेशन से ही मैंने मेट्रो बदल ली। क्या हुआ होगा? फ़ोन उन्होंने खुद किया था तो घबराए हुए ज़रूर थे, पर बीमार नहीं लग रहे थे। कहीं रिनी ने तो कोई ड्रामा नहीं कर दिया। रास्ते भर में ही यही सब सोचता रहा। उनके घर पहुंचते ही दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाज़ा नीरज ने खोला। सामने ही सोफे पर रामचंद्र बाबू बदहवास हालत में बैठे थे। उनकी पत्नी पंखा चल रही थी और रिनी पानी का गिलास लिए खड़ी थी। मुझे देखते ही वो झटके से उठकर बैठ गए। गजब हो गया पंकज, अब क्या होगा? पहले शांत हो जाइए, घबराने से क्या होगा? आराम से बताइए क्या हुआ? एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया भैया। किसका एक्सीडेंट हो गया? जितेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया भैया। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका फ़ोन आया था। अरे नीरज जल्दी जाओ बेटा, देरी मत करो। नीरज ने जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। 1 मिनट। मैंने रामचंद्र बाबू को रोका। पहले बताइए तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ? कोई सीरियस तो नहीं है? अरे मैं क्या बताऊँ रामचंद्र बाबू, जैसे बिलक पड़े। कहीं वो लोग मेरी रिनी को मनहूस न समझ लें। अब क्या हुआ होगा पंकज? मैं आपको सारी बात बताता हूँ अंकल। नीरज बोला जो कुछ शांत लग रहा था। अभी 9:30 बजे के बीच जितेंद्र अंकल का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि ठीक 8 बजे वे लुधियाना से दिल्ली अपनी कार से निकल लिए थे। उनकी पत्नी और बेटा भी उनके साथ थे। दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर शामली गांव के पहले उनकी विदेशी गाड़ी की किसी कार से साइड से टक्कर हो गई। कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, सभी लोग एकदम ठीक हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है। तब समस्या क्या है? वो लोग आते क्यों नहीं? जिससे टक्कर हुई थी उस कार वाले ने समस्या खड़ी कर दी है। वो पैसे मांग रहा है। कोई दरोगा भी आ गया है। फिर कार वाले से 50,000 रुपये में समझौता हुआ है तो उन्होंने दे दिया कि नहीं? उनके पास नकद 25,000 रुपये ही थे। उन्होंने बताया कि पास में ही एक एटीएम है, पर अंकल का कार्ड चल ही नहीं रहा है। अरे तुम जाकर उनके खाते में 25,000 डाल क्यों नहीं देते बेटा? रामचंद्र बाबू कल पे अब तो अब तक तो डालकर आ भी जाते। मैंने सवालिया नज़रों से नीरज की तरफ देखा। अंकल के ड्राइवर का एटीएम कार्ड चल रहा है, उसके खाते में रुपए नहीं है। अंकल ने पापा से कहा है कि वो ड्राइवर के खाते में 25,000 रुपये जमा कर दे। वे दिल्ली आकर मैनेज कर देंगे। ड्राइवर का एटीएम कार्ड भारतीय स्टेट बैंक का है। मैंने वही रुपए जमा कराने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको नीरज, मुझे मामला कुछ उलझा सा लग रहा है। भाई साहब, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? कैसा अटपटा? उन्होंने अपने साले से लुधियाना, जहाँ रात में भी रुके थे, रुपए जमा कराने के लिए क्यों नहीं कहा? शायद रिश्तेदारी में न कहना चाहते हो। तो आपसे क्यों कहा? आपसे तो नाजुक रिश्तेदारी होने वाली है। शायद मुझ पर उन्हें ज़्यादा भरोसा हो पंकज। अरे कैसा भरोसा? अभी तो आप लोगों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा है। फिर दो दो फैक्ट्रियों के किसी मैनेजर को फ़ोन करके रुपए जमा कराने के क्यों नहीं कहा? अरे वो लोग दिल्ली से सिर्फ 45 किलोमीटर ही तो दूर थे, और मुंबई तो दूर है पंकज। क्या बात करते हैं भाई साहब? कंप्यूटर के लिए क्या दिल्ली, क्या मुंबई? उनका बेटा भी तो साथ है। उनका भी कोई कार्ड नहीं चल रहा है क्या? आजकल तो कई कई क्रेडिट कार्ड रखने का फैशन है। क्या मालूम रामचंद्र बाबू भी सोच में पड़ गए। किसी का कार्ड नहीं चल रहा है, सिर्फ ड्राइवर का कार्ड चल रहा है। बात जरा समझ में नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए भैया? बड़ी नाजुक बात है। अगर उनकी बात सच हुई तो हमारी बात तो बिगड़ी समझो। इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा तो वो बोले नहीं भैया, तुम साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वैसे भी अब बात तो फंस गई है।
तब मैंने हिम्मत करके कहा, यह फ्रॉड हो सकता है भाई साहब, आप रुपए जमा कर दें और फिर वो लोग फ़ोन ही न उठाएं तो आप उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। 25,000 रुपये का रिस्क है। नीरज धीरे से बोला, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है पंकज, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। बताओ अब क्या किया जाए। नीरज, उन लोगों ने तुम्हें अकाउंट नंबर तो बताया है ना। हाँ अंकल, ड्राइवर का अकाउंट नंबर बताया है, स्टेट बैंक का है, इसी में रुपए जमा करने को कहा है। चलो नीरज, सामने वाले पीसीओ पर चलते हैं। तुम उनको वहीं से फ़ोन करो और कहो कि बैंक वाले बिना खाता होल्डर की आईडी प्रूफ के रुपए जमा नहीं कर रहे हैं। कह देना कि मैं मैनेजर साहब के केबिन से बोल रहा हूँ। आप इन्हीं के फैक्स पर ड्राइवर की आईडी और अकाउंट नंबर फैक्स कर दें। वैसे हो सकता है वे ऐसा कुछ कहें कि ऐसा कोई नियम नहीं है, 25,000 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। तो उनसे कहना कि लीजिए, मैनेजर साहब से बात कर लीजिए, तब फ़ोन मुझे दे देना। मैं कह दूँगा कि अब तक यह नियम आ गया है। इससे क्या होगा पंकज, आईडी और अकाउंट नंबर फैक्स पर आ गया तो रुपया जमा कर देंगे, वरना तो समझना कि फ्रॉड है। अगर वहाँ फैक्स सुविधा न हुई तो रामचंद्र बाबू बोले, जब एटीएम है तो फैक्स भी होगा। फिर देखिए तो सही कि वो लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही किया जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। रामचंद्र बाबू के दिमाग में भी शक की सुई घूमी। मैं और नीरज पीसीओ पर आए, उसका फैक्स नंबर नोट किया और फिर नीरज ने फ़ोन मिलाया। अंकल नमस्ते, नीरज बोला। मैं रामचंद्र जी का बेटा नीरज बोल रहा हूँ। उधर से कुछ कहा गया? नहीं अंकल, बैंक वाले रुपया जमा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अकाउंट होल्डर का आईडी प्रूफ चाहिए। मैं बैंक से ही बोल रहा हूँ अंकल। इतना कहने के बाद नीरज उधर की बात चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, लीजिए आप मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। पर तभी नीरज ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने फ़ोन काट दिया अंकल। नीरज बोला, काट दिया? पर क्या कहा? मैंने अपना परिचय दिया तो अंकल ने उधर से पूछा कि रुपया जमा किया कि नहीं। मैंने बताया कि बैंक वाले रुपया नहीं जमा कर रहे हैं तो अंकल नाराज़ हो गए, बोले कि इतना सा काम नहीं हो पा रहा है। मैंने जब कहा कि लीजिए मैनेजर साहब से बात कर लीजिए तो उन्होंने तुरंत फ़ोन ही काट दिया। फिर से मिलाओ। नीरज ने फिर से फ़ोन मिलाया तो लगातार स्विच ऑफ आता रहा। मैंने राहत की सांस ली। आज चलो, हम दोनों वापस घर आ गए और रामचंद्र बाबू को विस्तार से सब कुछ बताया। हो सकता है वो लोग गुस्सा हो गए हों, परेशान होंगे, वे सशंकित थे। आप मिलाकर देखिए तो भाई साहब। रामचंद्र बाबू ने भी फ़ोन मिलाया पर फ़ोन स्विच ऑफ ही था। तब मैंने कहा, 15 मिनट रुककर फिर मिलाइए। 15 मिनट रुककर 4 बार फ़ोन मिलाया पर हर बार स्विच ऑफ ही आया। ये साले तो वाकई फ्रॉड थे। आखिरकार रामचंद्र बाबू खुद ही बोले, नहीं तो हमारी रिनी ऐसी कौन सी हूर की परी है कि वो लोग शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। उनका मतलब तो सिर्फ 25,000 रुपये लूटना था। फिर मैंने कहा, शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे, इसलिए अभी और डिटेल निकालता हूँ। मैंने अपने दोस्त अखिल को फ़ोन किया जो एसबीआई की एक ब्रांच में था। मैंने उसे अकाउंट नंबर बताकर खाते की पूरी डिटेल निकालने को कहा। उसने देखकर बताया कि वो खाता बिहार के किसी गांव की शाखा का है। ज़रा 1 महीने का स्टेटमेंट तो निकालो, मैंने कहा। तो अखिल बोला, नहीं यार, यह नियम के खिलाफ होगा। जब मैंने उसे पूरा मामला बताया तो वो तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई, कई पैकेज में आएगा, तुम सिर्फ 1 हफ्ते का निकाल दो। मैं नीरज
नाम के लड़के को भेज रहा हूँ, प्लीज़ उसे दे देना। ठीक है, उससे कहा। नीरज मोटरसाइकिल से जाकर स्टेटमेंट ले आया। 1 सप्ताह का स्टेटमेंट 2 पेजों का था। 6 दिनों में खाते में 7,30,000 रुपये जमा कराए गए थे और सभी निकाल भी लिए गए थे। सारी जमा राशियाँ 5 से लेकर 35,000 रुपये की थी। उस समय खाते में सिर्फ 1,300 रुपये थे। स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा था कि सारे रुपये जमा अलग अलग शहरों में किए गए थे। रुपये जमा होते ही एटीएम से निकाल लिए गए थे। अब तस्वीर साफ थी। रामचंद्र बाबू अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, देख लिया आपने, एक ड्राइवर के खाते में 1 हफ्ते में 7 लाख से ज़्यादा रुपए जमा हुए हैं। फैक्ट्रियाँ तो उसी की होनी चाहिए। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है पंकज। बच गए आप। कहीं कोई लड़का नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। यही नहीं, कहीं दिल्ली, मुंबई, कानपुर या जौनपुर जैसी जगह पर कोई मास्टरमाइंड थोड़े से जाली सिम कार्ड वाले मोबाइल लिए बैठा है और सिर्फ फ़ोन कर रहा है। बाकी सब झूठ है। मैं महामूर्ख हूँ। उसने मुझे अपनी बातों में फुसला लिया था। यही उनका आर्ट है भाई साहब। सिर्फ बातें करके हर हफ्ते वो लाखों रुपए पैदा कर रहे हैं। इसी को तो FIR होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर रामचंद्र बाबू सोच में पड़ गए और बोले, जाने दो भैया, लड़की का मामला है, बदनामी तो होगी ही। थाना, कोर्ट कचहरी अलग से करनी पड़ेगी और फिर हम तो बच ही गए ना। आप 25,000 रुपये लुटाने पर भी कुछ नहीं करते। कोई नहीं करता। किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि सभी के लिए लड़की का मामला है, इसलिए कोई कुछ नहीं करेगा। यह वो लोग जानते हैं जो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग तो तुम्हारी वजह से बच गए पंकज। एक बार फ़ोन तो मिलाइए रामचंद्र बाबू। हो सकता है वो लोग होटल रेडसे में आकर आपका इंतज़ार कर रहे हों। रामचंद्र बाबू ने फ़ोन उठाकर फिर से मिलाया और मुस्कुराते हुए बताया, स्विच ऑफ। बाद में मैंने अखिल को पूरी बात बताकर बैंक में रिपोर्ट कराई और खाते को सीज करा दिया। पर एक खाते को सीज कराने से क्या होता है। और फिर बाद में करीब 6 महीने बाद रिनी की शादी एक बहुत अच्छे से लड़के से हो गई। मज़े की बात तो यह है कि शादी इंटरनेट के मैट्रिमोनियल अकाउंट से ही हुई। रिनी अपने ससुराल में बहुत खुश है। मैं FIR करना चाहता था, पर क्योंकि यह मामला रामचंद्र बाबू के घर का था, इसलिए चाहकर भी कुछ न कर सका। हम जैसे लोगों के कारण ही ऐसे फ्रॉड लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है। इंटरनेट के द्वारा शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।